पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे थियो को पहली बार इंस्टाग्राम के बारे में पता चला और उसे एक ब्रिलियंट आइडिया आया। उसने बिग मेलन गर्ल के साथ अपनी कई क्यूट फोटोज खींची। फिर उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें वो क्यूट पोज दे रहा था और अनाउंस किया कि जो कोई भी उससे मिलना चाहता है वो 30th फ्लोर पर आ सकता है। जब थियो सियोजुन के पास घर जा रहा था तो एक अनएक्सपेक्टेड घटना हुई। सिल्वर ट्राइब वुल्फ्स के एक ग्रुप ने थियो पर हमला कर दिया और उसे स्ट्रॉ हैट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए धमकाने लगे। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर थियो ने उनकी बात नहीं मानी तो वो उसे मार डालेंगे। सिचुएशन काफी बिगड़ने वाली थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक स्मोक स्क्रीन ने पूरे एरिया को ढक लिया और पुलिस ऑफिसर जेरेथ थियो को बचाने आ गई। उसने थियो को उस खतरनाक सिचुएशन से बचा लिया। इस बीच गवर्नमेंट कंपनी के सीईओ और जेनी बहुत खुश थे क्योंकि वो टावर के फर्स्ट फ्लोर पर मैजिकल चेरी टोमेटोज को सफलता से उगाने का जश्न मना रहे थे। उन्हें विश्वास था कि इस कदम से वो मैजिकल चेरी टोमेटोज का मास प्रोडक्शन कर पाएंगे। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक वॉन्डरिंग मर्चेंट ऑफिसर थियो को एक सिल्वर टोकन दे रहा है। थियो खुशी से उस कॉइन को अपने हाथों में पकड़ता है और ऑफिसर गर्मा जोशी से थियो को हाई मिड लेवल मर्चेंट बनने पर बधाई देता है। थियो एक्साइटमेंट से भरा हुआ और एक प्यारी मुस्कान के साथ अपना हाथ उठाता है और गर्व से चिल्लाता है कि वो आखिरकार एक हाई मिड लेवल मर्चेंट बन गया है। आज का लाइक गोल 2200 लाइक्स है। प्लीज चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। थियो पीछे मुड़ता है, गर्व से अपने चेस्ट पर लगा सिल्वर बैज दिखाता है और मुस्कुराता है जब जेरेथ उसे बधाई देती है, उसे द बेस्ट कहती है। थियो शुक्रिया में सिर हिलाता है और कहता है कि उनका काम अभी के लिए हो गया है और उन्हें ट्रेडिंग मार्केट जाना होगा। उसे कुछ जरूरी चीजें खरीदनी है। ट्रेडिंग मार्केट का नाम सुनते ही जेरेथ का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो जानती थी कि ट्रेडिंग मार्केट एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ मिड हाई लेवल मर्चेंट्स और उससे ऊपर के मर्चेंट्स ही एंटर कर सकते थे। ये पूरे टावर के सबसे बड़े ट्रेडिंग एरिनाज में से एक था। इस ट्रेडिंग मार्केट में एक ऑक्शन हाउस भी था जहां कोई भी फार्मिंग इक्विपमेंट से लेकर क्राफ्टिंग मटेरियल्स यहां तक कि अंडरवेयर और कॉन्डोम्स तक हर तरह की चीजें खरीद सकता था। वहां लगभग सब कुछ मिल जाता था, बस आपके पास पे करने के लिए पैसे होने चाहिए। कुछ देर बाद थियो और जेरेथ आखिरकार ट्रेडिंग हॉल पहुंच गए। जब जेरेथ थियो के पीछे पीछे चल रही थी तो उसे थोड़ी चिंता महसूस हो रही थी, जबकि थियो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बेपरवाह होकर चल रहा था। जेरेथ ने गहरी सोच में अपनी आंखें छोटी कर ली। ये जगह उन लो लेवल मार्केट्स जैसी नहीं थी जहां थियो जाया करता था। ये उन कबाड़ खानों से बिल्कुल अलग लेवल पर थी जहां थियो अक्सर जाया करता था। जेरेथ सच में क्यूरियस थी कि थियो इस नए एनवायरनमेंट में कौन सी स्किल्स का इस्तेमाल करेगा। हालांकि इससे पहले कि वो अपनी सोच पूरी कर पाती, थियो अचानक रुक गया और उसने अनाउंस किया कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। वो सच में अपने सामने वाली दुकान में सच में इंटरेस्टेड लग रहा था। जब जेरेथ ने दुकान पर नजर डाली तो उसने साइन बोर्ड पर एक पाउच का सिंबल देखा। तब उसे एहसास हुआ कि ये तो बस रोजमर्रा के घरेलू सामान बेचने वाली एक साधारण सी दुकान थी। बिना वक्त बर्बाद किए थियो और जेरेथ दुकान में घुस गए। थियो ने एक आरी, कुछ सुई धागे, एक फ्राइंग पैन और एक पॉट उठाया। उन्हें काउंटर पर रखते हुए उसने दुकान के मालिक से इन सब चीजों की टोटल कीमत पूछी। जेरेथ थियो को लगातार ऑब्जर्व कर रही थी और उसने नोटिस किया कि दुकान का मालिक एक हाइना था जिसके बड़े दांत और तेज पंजे थे। इससे पहले कि थियो कुछ और कहता, जेरेथ बोलने लगी। उसने पूछा कि क्या थियो ये घरेलू सामान इसलिए खरीद रहा है ताकि वो इन्हें दूसरे फ्लोर्स पर ज्यादा दाम में बेच सके। उसने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ये एक बहुत बुरा आइडिया है क्योंकि इन चीजों की ज्यादा डिमांड नहीं है और इन्हें कोई नहीं खरीदेगा। थियो ने लापरवाही से जवाब दिया कि ये चीजें बेचने के लिए नहीं है, ये उसे किसी और के लिए चाहिए। उसने जोर देकर कहा कि वो सिर्फ चेरी टोमेटोज बेचकर अपना गुजारा करता है। ये सुनकर जेरेथ ने फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर पकड़ लिया और चिल्लाई, फिर से चेरी टोमेटोज। वो क्लियरली स्ट्रेस्ड थी, ये सोचते हुए कि जब थियो ने उसे बताया था कि वो चेरी टोमेटोज बेचकर हाई लेवल मिड मर्चेंट बना है और 1000 टावर कॉइन्स इकट्ठा किए हैं। उस वक्त उसे लगा था कि थियो बस उसके साथ मजाक कर रहा है क्योंकि वो अपने मर्चेंट सीक्रेट्स नहीं बताना चाहता था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच बोल रहा है या नहीं। दुकान के मालिक हाइना ने मुस्कुराते हुए चेहरे से कहा, टोटल बिल सिर्फ 2.4 टावर कॉइन्स है। ये अमाउंट सुनकर जेरेथ एक पल के लिए रुक गई। फिर उसने गुस्से वाले चेहरे से उन बर्तनों को देखा, सोचते हुए कि ये पॉट्स और सुइयां 2.4 टावर कॉइन्स से बहुत सस्ती हैं। अगर थियो ने जो कुछ भी खरीदा है उन सबको मिला भी दें तब भी उनका टोटल बिल 2 टावर कॉइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अपनी कल्पना में उसने सोचा कि दुकान का मालिक हाइना एक भारी सूट ऑफ आर्मर पहने हुए हैं और दुष्टता से मुस्कुरा रहा है, जबकि थियो वहां गरीबों वाले आर्मर में खड़ा है, एक ऐसे अनुभवहीन की तरह जिसे कुछ पता ही नहीं है। उसने कंक्लूड किया कि दुकान का मालिक थियो को लूट रहा है। एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जेरेथ सोच रही थी कि थियो इस प्रोफेशनल मर्चेंट का सामना कैसे करेगा।
लेकिन इससे पहले कि वो कोई आइडिया सोच पाती, एक आवाज गूंजी, मुझे डिस्काउंट दो। अपनी कल्पना में उसने देखा कि थियो ने हाइना दुकान मालिक पर हमला कर दिया है। एक ही तेज झटके में थियो ने दुकान मालिक को निशस्त्र कर दिया, जिससे वो सदमे में आ गया। फिर उसने रियलिटी में थियो को देखा, जो काउंटर पर अपना हाथ पटक रहा था और दुकान मालिक की आंखों में घूरते हुए एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ डिस्काउंट मांग रहा था। ऐसे जिरत हक्की बक्की रह गई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने उम्मीद की थी कि थियो कोई शक्तिशाली मर्चेंट स्किल इस्तेमाल करेगा, लेकिन वो तो बस एक बार फिर लापरवाही कर रहा था। हाइना दुकान मालिक अभी भी अपनी प्यारी मुस्कान बनाए हुए बोला कि वो पहले ही सबसे कम दाम पर सामान बेच रहा है। उसने सुझाव दिया कि थियो जाकर दूसरी दुकानों पर मार्केट प्राइस चेक कर सकता है, क्योंकि वो भी उसी दाम पर बेच रहे हैं। उसने जोर दिया कि उसकी दुकान के सामान की क्वालिटी पूरे ट्रेडिंग मार्केट में सबसे अच्छी है, इसलिए कीमत आराम से बनती है। थियो हालांकि बस वहीं खड़ा रहा, बिना एक शब्द कहे दुकान मालिक को घूरता रहा। थोड़ी देर बाद अपनी मीठी मुस्कान बनाए रखते हुए दुकान मालिक ने अपने हाथ रगड़ते हुए एक ऑफर देने का फैसला किया। उसने कहा कि क्योंकि थियो उसकी दुकान पर नया है और एक जेंटलमैन और अच्छा इंसान लग रहा है, इसलिए वो बड़ा डिस्काउंट देगा और सारा सामान 2.2 टावर कॉइन्स में दे देगा। लेकिन जिरत के नजरिए से हाइना दुकान मालिक दुष्टता से मुस्कुरा रहा था और उत्साहित लग रहा था। थियो को प्रोडक्ट्स के लिए ओवरचार्ज करने की कोशिश कर रहा था। उसने एक्सप्लेन किया कि ये दुकान मालिक एक मेंटल गेम खेल रहा है, जिसमें वो शुरुआत में सामान की कीमत ज्यादा रखते हैं, फिर धीरे धीरे कम करते हैं, जिससे कस्टमर्स को लगता है कि उन्हें अच्छी डील मिल रही है, जबकि असल में उन्हें बेवकूफ बनाकर ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। जीरत ने कल्पना की कि दुकान मालिक ने मौत बरसाती लाल आंखों से थियो पर बुरी तरह हमला कर दिया है और थियो बड़ी मुश्किल से हमलों से बच रहा है। चिंतित एक्सप्रेशन के साथ जीरत ने सोचा कि यह दुकान मालिक आसान नहीं है और जरूर एक अनुभवी वेटरन मर्चेंट है। इस बार थियो शायद बचकर नहीं निकल पाएगा। हालांकि दुकान में एक आवाज गूंजी जो गहरी टोन में और ज्यादा डिस्काउंट मांग रही थी। जीरत की कल्पना में उसने देखा कि थियो ने अपनी फटी पुरानी तलवार से दुकान मालिक के आर्मर पर जोरदार वार किया है। वापस रियलिटी में थियो और ज्यादा डिस्काउंट के लिए चिल्लाता रहा, जिससे दुकान मालिक हैरान रह गया और उसे समझ नहीं आया कि आगे क्या करे। दुकान के मालिक हाइना ने एक पोकर फेस के साथ थियो को जवाब दिया कि वो पहले ही होलसेल दाम पर सामान बेच रहा है और इस सौदे से उसे ना के बराबर मुनाफा हो रहा है। उसने समझाया कि क्योंकि थियो एक अच्छा इंसान लगता है, इसलिए वो कीमत और कम नहीं कर सकता। थियो को जब एहसास हुआ कि दुकान मालिक दाम कम नहीं कर रहा है, तो उसने सेओ जुन द्वारा सिखाई गई लेजेंडरी टेक्निक का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने इसे कहा हर एशियन माँ द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक, माओ की अल्टीमेट बार्गेन टेक्निक। और इसी के साथ थियो मुड़ा और वापस जाने लगा। एक कॉन्फिडेंट टोन के साथ उसने कहा कि उसे कुछ नहीं खरीदना है और वो बस भर जा रहा है। उसने जिरत को अपने साथ आने के लिए कहा, जिससे वो हो रही घटनाओं से पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। इस बीच दुकान मालिक इस अनएक्सपेक्टेड मोड से और भी ज्यादा कंफ्यूज और शॉक्ड रह गया। तब जिरत ने थियो को रोका और चिंतित टोन में पूछा कि वो सामान क्यों नहीं खरीद रहा है। थियो ने अभी भी अपना कॉन्फिडेंट अंदाज बनाए रखते हुए जवाब दिया कि क्योंकि दुकान मालिक और डिस्काउंट नहीं दे रहा है, इसलिए वो प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। लेकिन उसने पास में एक और दुकान देखी है जहां उसे जरूर बेहतर डील मिल जाएगी। ये सुनकर दुकान मालिक चिढ़ गया। उसने एक ठंडी सांस ली और थियो को रोका। उसने कहा कि थियो में सब्र नहीं है और वो बार्गेनिंग की लड़ाई हार गया है। वो सारा सामान 2 टावर कॉइन्स में बेचने के लिए राजी हो गया, ताकि थियो को बगल वाली दुकान पर न जाना पड़े। हालांकि थियो ने बस दुकान मालिक को घूरा, कॉन्फिडेंस से करीब आया और अपना हाथ उठाया। एक घमंडी टोन में उसने ऐलान किया कि वो प्रोडक्ट्स सिर्फ 1.8 टावर कॉइन्स में ही खरीदेगा, वरना वो दुकान छोड़ देगा। इस बयान ने जिरत को सदमे में डाल दिया। उसकी आत्मा जैसे उसका शरीर छोड़ गई हो और वो एक मूर्ति की तरह वहीं खड़ी रह गई। दुकान मालिक ने सोचा कि थियो को कम नहीं आंकना चाहिए और वो एक प्रोफेशनल मर्चेंट लगता है। उसने भविष्य के सौदों के बारे में सोचा और एक दोस्ताना रिश्ता बनाए रखने का फैसला किया। उसने न चाहते हुए भी सारा सामान 1.8 टावर कॉइन्स में बेचने के लिए हामी भर दी। थियो ने खुशी से दुकान मालिक को धन्यवाद कहा, जबकि जिरत अभी भी बेहोश जैसी हालत में खड़ी थी। अगले ही पल जब थियो पेमेंट कर रहा था और दुकान मालिक से बातें कर रहा था, जिरत पीछे खड़ी थी, अभी भी सदमे की हालत में। वो सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी कि थियो ने आखिर कौन सी लेजेंडरी टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिससे उसने दुकान मालिक, एक प्रोफेशनल मर्चेंट को हरा दिया, जो थियो जैसे एक नए हाई मिड लेवल मर्चेंट से हार गया था। जिरत की कल्पना दौड़ पड़ी, जिसमें उसने थियो को हरे हुए दुकान मालिक के ऊपर शान से खड़ा देखा, जो अपने कंधे पर तलवार रखे हुए कॉन्फिडेंट स्माइल दे रहा था। अब ये सब देखकर जिरत बस सोच रही थी। जिरत खुद एक नोबल मर्चेंट फैमिली से थी और उसे बचपन से ही बार्गेनिंग की शिक्षा मिली थी, लेकिन उसने कभी ऐसा कुछ ना सुना था, ना देखा था।
कॉन्फिडेंट थियो को घूरते हुए, जिसने अपनी सारी खरीदारी पूरी कर ली थी, उसने कहा कि उन्हें अब दुकान से निकलना चाहिए। वो सोच रही थी, क्या ये भोला भाला दिखने वाला कैट सच में एक प्रो मर्चेंट है? क्या थियो ने सच में सिर्फ चेरी टोमेटोज बेचकर 1000 टावर कॉइन्स कमाए हैं? अगर ये सच है तो ये यकीनन एक जीनियस मर्चेंट के पैदा होने का ऐतिहासिक पल है। इस बीच थियो मन ही मन मुस्कुरा रहा था और वो अपने मन में गुनगुना रहा था, खुश था कि सीओ जुन की सिखाई डिस्काउंटिंग ट्रिक काम कर गई। उसने वो सारी चीजें भी खरीद ली थी जो सीओ जुन ने उसे लाने को कही थी। फिर सीन शिफ्ट हुआ और हमने थियो और जेरत को ट्रेडिंग मार्केट में चलते हुए देखा। अचानक जेरत रुकी और कहा कि वो अब जा रही है। थियो पीछे मुड़ा, पूछते हुए कि वो इतनी जल्दी क्यों जा रही है, और कहा कि उन्होंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। वो जेरत को ट्रीट देने वाला था, लेकिन उसने एक दयालु और प्यारी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि उसने पहले ही थियो को काफी परेशान कर दिया है और अब वो उसे और परेशान नहीं करना चाहती। उसने हर उस चीज के लिए शुक्रिया कहा जो उसने उससे सीखी थी और माफी मांगी अगर उसने कोई असुविधा पैदा की हो या उसे किसी भी तरह से परेशान किया हो। थियो कंफ्यूज दिखा और पूछा कि उसका कुछ खास सिखाने से क्या मतलब है, क्योंकि उसे ऐसा कुछ करना याद नहीं था। तब जेरत अभी भी अपनी मुस्कान बनाए रखते हुए बोली, कुछ नहीं। फिर उसने थियो को चेतावनी दी कि वो आगे से सावधान रहे, क्योंकि सिल्वर वुल्फ ट्राइब उस पर भविष्य में फिर से हमला कर सकती है। इस आखिरी अलविदा के साथ जेरत थियो से दूर जाने लगी। वो उसे कुछ देर जाते हुए देखता रहा और फिर एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, कितनी अजीब फॉक्स थी वो। वो पीछे मुड़ा, अपने दोनों हाथ ऊंचे उठाए और आगे चलते हुए गाने लगा और कहने लगा कि वो जल्दी से केव में वापस जाकर एक अच्छी नींद लेना चाहता है, क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही है। सीन फिर टावर पुलिस की बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ। उस बिल्डिंग के अंदर जेरत कुछ लिख रही थी। उसने लिखना बंद किया, अपनी आंखें बंद की और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। तभी उसका असिस्टेंट उसके कमरे में आया, उसे बताते हुए कि डायरेक्टर चोरी हुए स्ट्रॉ हैट के बारे में पूछताछ करने के लिए जेरत से मिलना चाहते हैं। जेरत ने एक डॉक्यूमेंट अपने असिस्टेंट को दिया, ये इशारा करते हुए कि वो डायरेक्टर से मिल लेगी। असिस्टेंट ने डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद जेरत से पूछा कि क्या ये उस वॉन्डरिंग मर्चेंट कैट से संबंधित है जिस पर उन्हें स्मगलर होने का शक था। जेरत अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में कंफर्म किया कि हाँ। हालांकि उसकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उसे विश्वास था कि थियो स्मगलर नहीं बल्कि एक सचमुच अच्छा और ईमानदार मर्चेंट है। उसने अपने असिस्टेंट को निर्देश दिया कि वो सबको इन्फॉर्म कर दे कि थियो की जासूसी ना की जाए और उन्हें बता दे कि थियो स्मगलिंग के मामले में बेगुनाह है। जेरत पूरी तरह तैयार होकर अपनी खिड़की से आसमान की तरफ गर्व भरी मुस्कान के साथ देखते हुए बोली, बहुत लंबे समय बाद मैं एक असली मर्चेंट से मिली। जबकि उसका असिस्टेंट गर्व भरे एक्सप्रेशन के साथ सुन रहा था। फिर सीन शिफ्ट हुआ और हम वापस सीओ जुन के पास आ गए। वो एक बार फिर मूंगफली के बीजों के ऊपर मकई के पत्ते बिछा रहा था और बेबी बियर उसकी मदद कर रहा था। कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने नमी को लॉक करने के लिए पूरे खेत को मकई के पत्तों से सफलतापूर्वक ढक दिया। सियोजुन वहां गर्व से खड़ा था और व्हाइट रैबिट मूंगफली के बीजों को पानी देने में बिजी था। अचानक सियोजुन के पीछे से वॉरियर रैबिट तेजी से दौड़ता हुआ आया और घबराहट में कुछ चिल्ला रहा था। वॉरियर रैबिट बौखलाया हुआ था, सियोजुन को कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सियोजुन एक भी शब्द नहीं समझ पा रहा था। इस बीच चबी रैबिट वॉरियर रैबिट के पीछे खड़ा था, मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ उठाए हुए था। थोड़ी देर बाद सियोजुन को आखिरकार समझ आया कि वॉरियर रैबिट तालाबों की तरफ इशारा कर रहा है। सियोजुन क्वीन बी को अपने कंधे पर बिठाए हुए तालाब तक पहुंचा और उसे ध्यान से देखने लगा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि क्या हो रहा है। वॉरियर रैबिट और काट रैबिट भी तालाब पर ही नजर गड़ाए हुए थे और व्हाइट रैबिट थोड़ा डरा हुआ सा सियोजुन के पैर के पास छिपा हुआ था। तालाब के अंदर क्रेफिश जैसे मॉन्स्टर्स थे जिनके लाल और रसीले शरीर थे। जब सियोजुन ने आखिरकार उन क्रेफिश को नोटिस किया तो वो गहरे सदमे और आश्चर्य में था। सियोजुन और उसके सारे मॉन्स्टर पेट्स बस हैरानी से उन रहस्यमयी क्रेफिश को घूर रहे थे। सियोजुन सोचने लगा कि आखिर ये क्रेफिश जैसे मॉन्स्टर्स तालाब में कैसे आ गए। उसने सोचा कि क्या वो उस छेद से आए हैं जो उसने कुछ दिन पहले देखा था। हालांकि उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया और इसके बजाय स्वादिष्ट और जूसी क्रेफिश से भरी एक प्लेट की कल्पना की। उसने फैसला किया कि वो इन क्रेफिश से सबसे लजीज डिश बनाएगा जो पहले कभी किसी ने नहीं खाई होगी। जैसे ही सियोजुन उस लजीज क्रेफिश डिश के बारे में सपने देख रहा था, उसके मुंह से लार टपकने लगी। व्हाइट रैबिट और वॉरियर रैबिट भी अपनी ही कल्पनाओं में खोए हुए थे, स्वादिष्ट क्रेफिश के मज़ारों की कल्पना कर रहे थे। क्वीन भी अपनी एक्साइटमेंट को काबू नहीं कर पा रही थी। सियोजुन की स्पेशल और जूसी क्रिएशन का लुत्फ उठाने का इंतजार कर रही थी। एक भी मिनट बर्बाद किए बिना सियोजुन क्रेफिश को पकड़ने के लिए तैयार हो गया। उसने अपना खंजर निकाला और वॉरियर रैबिट ने अपना हथौड़ा उठा लिया। सियोजुन वहां कॉन्फिडेंस से खड़ा था, उन बेखबर क्रेफिश पर हमला करने के लिए तैयार, जिन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। दूसरा रैबिट भी उतना ही उत्साहित था और क्वीन बी भी एंटिसिपेशन में भिनभिना रही थी।
अगले ही पल उन्होंने एक स्वादिष्ट भोजन के लिए क्रेफिश को पकड़ने और तैयार करने का शिकार शुरू कर दिया। पूरे ध्यान के साथ उसने अपना खंजर पकड़ा और क्रेफिश को घूरने लगा। उसके पीछे रैबिट फैमिलीज उसे उत्सुकता से देख रही थी। फिर क्रेफिश ने कुछ पल सियो जुन को स्टडी करने के बाद अचानक उस पर हमला करने के लिए झपट्टा मारा। लेकिन सियो जुन अब वो पहले जैसा लूजर नहीं रहा था। उसके स्टैट्स अब एक हाई लेवल हंटर के बराबर थे। एक तेज वार से उसने उन सभी क्रेफिश को आसानी से मार गिराया जिन्होंने उस पर हमला करने के लिए छलांग लगाई थी। सिस्टम ने सियो जुन को नोटिफाई किया कि उसने 30 एक्सपी हासिल किए हैं और वॉरियर रैबिट जोश में तालियां बजा रहा था, लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार था। अचानक और भी क्रेफिश सियो जुन पर हमला करने के लिए कूद पड़े और वॉरियर रैबिट पीछे से जोश में अपना हथौड़ा ऊंचा उठाए हुए आया। सियो जुन पीछे मुड़ा और जोश से के साथ वॉरियर रैबिट को उन क्रेफिश से निकटने का आदेश दिया। वॉरियर रैबिट ने हमलों की बौछार शुरू कर दी। एक के बाद एक क्रेफिश पर हथौड़ा मारते हुए बिना कोई पसीना बहाए उन्हें तुरंत मार गिराया। थोड़ी देर बाद चबी रैबिट और हस्बैंड रैबिट मरे हुए क्रेफिश को कार्ट में लाद कर ले जा रहे थे। उनके पीछे बाकी रैबिट से हर एक मरा हुआ क्रेफिश उठाए हुए उन्हें कैंप फायर के पास एक जगह पर ले जा रहे थे। सिकल रैबिट अपना तेज धार वाला सिकल लिए क्रेफिश की खाल उतारने के लिए तैयार था। वाइफ रैबिट और बेबी रैबिट्स पीछे से उम्मीद और चमकती आंखों से देख रहे थे। हालांकि जैसे ही सिकल रैबिट ने क्रेफिश के शेल को काटने की कोशिश की, अपनी पूरी ताकत से कई कोशिशों के बाद भी वो क्रेफिश के शरीर पर एक खरोच तक नहीं ला पाया। मम्मी रैबिट ने यह देखा और सिकल रैबिट से पूछा कि क्या हुआ और क्या उसके सिकल में कोई गड़बड़ है। सिकल रैबिट ने सिर हिलाया और समझाया कि उसका सिकल ठीक है, लेकिन क्रेफिश का शेल इतना मजबूत है कि वो उसे भेद नहीं पा रहा है। सियो जुन अपने हाथ में 2 क्रेफिश लिए और चेहरे पर मुस्कान लिए पीछे से आया और समझाया कि अर्थ पर भी क्रेफिश के शेल को काटना सच में बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। टावर में ये आम बात थी कि क्रेफिश के शेल स्टील जितने सख्त होंगे, इसलिए सियो जुन ने सुझाव दिया कि पहले क्रेफिश को कैंप फायर पर पकाया जाए। जब क्रेफिश पूरी तरह पक जाएंगे तो उनके शेल ढीले पड़ जाएंगे, जिससे मांस को शेल से अलग करना आसान हो जाएगा। सिकल रैबिट ने जवाब में सिर हिलाया। फिर सियो जुन ने 3 और पूरी तरह पके हुए क्रेफिश को खोला और उन्हें अपने सामने प्याज के पत्तों पर रखा। उसने एक को हाथ में पकड़ा, उसकी खाल निकालने के लिए तैयार, और सभी रैबिट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सियो जुन ने धीरे से हल्का जोर लगाकर क्रेफिश को बीच से आधा तोड़ा और जैसे ही उसने ऐसा किया कुछ रस छलकने लगा। वकर रैबिट, चबी रैबिट और सिकल रैबिट हैरानी से अपने मुंह खोले घूर रहे थे। आखिरकार सियो जुन ने क्रेफिश का सिर घुमाया और हल्के जोर से क्रेफिश को 2 हिस्सों में बांट दिया। अंदर चबाने लायक और रसीला सुनहरा मांस चमक उठा। सियो जुन जोश में चिल्लाया, ये कितना जूसी लग रहा है। मांस की उस स्वर्ग जैसे महक को सूंघने के बाद रैबिट्स हिप्नोटाइज हो गए और अपनी बारी का एक बाइट लेने के लिए उतावले हो रहे थे। सियो जुन ने खुशी से क्रेफिश के उस स्वर्ग जैसे मांस का एक हिस्सा ऑफर किया और उन सब ने जोश में अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसे ले लिया। जैसे ही उन सब ने एक बाइट लिया, महक जितनी स्वादिष्ट थी, मांस उससे कहीं ज्यादा लजीज था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं खाई थी और वो सच में बहुत खुश थे। क्रेफिश के बड़े बड़े बाइट का आनंद लेते हुए सियो जुन ने मांस को चबाया और उसके स्वाद पर कमेंट किया। उसने बताया कि क्रेफिश का स्वाद बिल्कुल अर्थ वाले जैसा ही था, लेकिन थोड़ा ज्यादा जूसी था। मसाला एकदम परफेक्ट था। चेरी टोमेटो से हल्की खटास और हल्का नमकीनपन जो इसे लाजवाब बना रहा था। सियो जुन के पीछे उसकी रैबिट फैमिली भी अपने क्रेफिश मील का आनंद ले रही थी। चबी रैबिट एक पूरा बड़ा टुकड़ा चबा रहा था, बड़े बड़े बाइट ले रहा था और उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। इस बीच वाइफ रैबिट क्रेफिश के खाली शेल चुन रही थी। सियो जुन ने देखा और वाइफ रैबिट को रोका, उसे बताते हुए कि वो शेल न फेंके क्योंकि वो अभी भी काम आ सकते हैं। वाइफ रैबिट थोड़ी कंफ्यूज दिखी और पूछा कि उसका क्या मतलब है, जबकि उसके हाथ में एक क्रेफिश का शेल था। सियो जुन ने क्रेफिश का सिर का शेल उठाया और समझाया कि ये बेकार दिखने वाले शेल्स में स्वादिष्ट फैटी ऑयल्स होता है। उसने क्रेफिश के मांस का एक टुकड़ा लिया, उसे उस फैटी ऑयल में डुबोया और बताया कि क्रेफिश के मांस को स्पेशल जूसी ऑयल के साथ खाने से स्वाद 10 गुना बढ़ जाएगा। जैसे ही सियो जुन ने एक बाइट लिया, उसे तुरंत अफसोस हुआ कि उसके पास सोजू नहीं है। अगर होती तो ये सच में एक लाजवाब कॉम्बो होता। जब वॉरियर रैबिट ने सियो जुन को ये अजीब कॉम्बिनेशन खाते हुए देखा तो उसने सोचा, क्यों नहीं, उसने भी क्रेफिश के सिर से निकले इस अजीब दिखने वाले चिपचिपे सब्सटेंस को ट्राई करने का फैसला किया। हिम्मत के साथ वॉरियर रैबिट सियो जुन के पास आया और सियो जुन ने उसे थोड़ा सा क्रेफिश का ऑयल दे दिया। वॉरियर रैबिट ने धीरे धीरे अपना हाथ उस अजीब ऑयल में डुबोया। पहली नजर में ये उसे ज्यादा पसंद नहीं आया। उसका अजीब सा चिपचिपा हरा रूप था। वो हिचकिचाया, उसे खाने के बारे में दोबारा सोचने लगा। हालांकि उसने सियो जुन पर भरोसा करने का फैसला किया और उस अजीब सब्सटेंस को चाट लिया। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, उसे ये तुरंत पसंद आ गया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी जब उसने पाया कि ये वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उसने सोचा था। ये एक ही साथ मीठा और नमकीन था। वो खुद को रोक नहीं पाया और उस हरे ऑयल को, जो क्रेफिश के ऑर्गन और मांस के साथ मिला हुआ था, तेजी से खाने लगा। सियो जुन गर्माजोशी से मुस्कुराया और वॉरियर रैबिट को धीरे खाने का सलाह दी।
उसे याद दिलाते हुए कि खाना कहीं नहीं जा रहा है और उनके पास अभी और भी बहुत है। उसके बाद हम देखते हैं कि सियोजुन क्रेफिश तैयार कर रहा है और अपनी रैबिट फैमिली से पूछ रहा है कि क्या किसी को और क्रेफिश चाहिए। वॉरियर रैबिट क्रेफिश का दिमाग खा रहा है, जबकि चबी रैबिट अपने बड़े हिस्से की क्रेफिश और उस नए पाए गए क्रेफिश के ब्रेन को, जो स्वादिष्ट ऑयल से मिला हुआ था, खाने में बिजी है। मम्मी रैबिट और हस्बैंड रैबिट बेबी रैबिट्स को खिलाने में बिजी हैं, जबकि सिकल रैबिट हल्की मुस्कान के साथ देख रहा है और उनमें से हर एक सच में बहुत खुश है। तभी केव के एंट्रेंस के ऊपर से बेबी बेयर स्यूजुन का नाम चिल्लाते हुए आता है, जिससे सबका ध्यान उस पर जाता है। स्यूजुन बेबी बेयर को नोटिस करके उसे इंतजार करने को कहता है, क्योंकि वो बिल्कुल सही समय पर आया है। उनके पास और भी बहुत से क्रेफिश हैं और उसे भी कुछ टेस्ट करना चाहिए। बेबी बेयर ये सुनकर अपने दोनों हाथ उठाकर जश्न मनाने लगता है। कुछ देर बाद स्यूजुन बहुत सारे क्रेफिश पकाता है और उन्हें बेबी बेयर के सामने रखता है। बेबी बेयर इस स्वादिष्ट दिखने वाले मांस को देखता है और अपनी एक्साइटमेंट काबू नहीं कर पाता। स्योजुन एक क्रेफिश को हाथ में पकड़े हुए बेबी बेयर को समझाना शुरू करता है कि उसे पहले क्रेफिश के शरीर को पकड़ना है और सिर को घुमाकर स्टील जैसे शेल को अलग करना है, तब वो अंदर के मांस का आनंद ले पाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझा पाता, बेबी बेयर ने उसकी बात नहीं सुनी और एक क्रेफिश उठाकर उसे उसके स्टील जैसे शेल के साथ ही कैंडी की तरह चबाने लगा। स्योजुन सदमे में खड़ा रह जाता है और अपनी उस सदमे वाली मानसिक स्थिति में वो बस बेबी बेयर से पूछता है कि क्या मांस अच्छा है। बेबी बेयर एक बड़ी सी चमकदार मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिलाकर ये बताते हुए कि उसे ये बहुत पसंद आया। इस बीच सीन शिफ्ट होता है और अब हम टावर के सेकंड फ्लोर पर हैं, स्केलेटन विलेज। यहाँ पर टाउन हाउसेस जले हुए और बर्बाद थे और हंटर्स बेरहमी से स्केलेटन विलेजर्स को मार रहे थे, जबकि स्केलेटन विलेजर्स अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। सभी स्केलेटन विलेजर्स गांव की तरफ दौड़ रहे थे। बच्चे स्केलेटन से लेकर महिला स्केलेटन तक भागते हुए एक स्केलेटन विलेजर गिर गया और हंटर्स उन्हें मारने के लिए उनके ठीक पीछे थे। स्केलेटन ने हंटर्स से उन्हें बख्श देने की भीख भी मांगी, लेकिन खंजर वाले हंटर ने एक ही वार में स्केलेटन का सिर काट दिया, उसे तुरंत मार डाला। स्केलेटन का सिर उड़ता हुआ द गवर्नमेंट कंपनी के सीईओ के पास आ गिरा। स्केलेटन को देखकर गुस्से और घिन में द गवर्नमेंट कंपनी के सीईओ ने उस खोपड़ी को अपने पैर के नीचे कुचल दिया। उन डरे हुए, मरे हुए और भागते हुए स्केलेटन्स को देखते हुए वो मजे से मुस्कुराने लगा। गवर्नमेंट कंपनी के चेयरमैन, हम उसे अब से मसल हेड कहेंगे, के रूप में वो खंजर वाले हंटर के पास आया। डैगर हंटर ने समझाया कि उसने और उसकी टीम ने इस एरिया के सभी स्केलेटन्स को सफलतापूर्वक मार दिया और अब यह जमीन पूरी तरह उनके कंट्रोल में है। मसल हेड को यहाँ पर एक भी जिंदा स्केलेटन विलेजर नहीं मिलेगा। इस गांव में सिर्फ मरे हुए स्केलेटन्स ही बचे हैं। तब मसल हेड ने हंटर से पूछा कि क्या उसने अभी तक पूरे सेकंड फ्लोर पर कब्जा नहीं कर लिया है। हंटर ने थोड़ा घबराते हुए समझाया कि उसे सच में खेद है और वो अभी तक सिर्फ आधे सेकंड फ्लोर पर ही कब्जा कर पाया है। उसने मसल हेड को विश्वास दिलाया कि वो जल्द ही पूरे सेकंड फ्लोर को कंट्रोल में ले लेगा और मसल हेड को एक भी स्केलेटन नहीं दिखेगा। मसल हेड थोड़ा निराश और चिढ़ा हुआ पूछा कि पूरे सेकंड फ्लोर पर कब्जा करने में कुल कितना समय लगेगा। हंटर ने समझाया कि भले ही वो सिर्फ स्केलेटन्स हैं, वो हमेशा ग्रुप में घूमते हैं और एक गांव में कम से कम 50-100 स्केलेटन्स होते हैं। इसके अलावा सेकंड फ्लोर पर 50 से ज्यादा गांव हैं और सेकंड फ्लोर एक बहुत बड़ा फ्लोर है, इसलिए इसमें कम से कम कुछ हफ्ते तो लगेंगे। मसल हेड ये सब शांति से सुन रहा था। उसकी आंखें अपने स्टेटस विंडो को खोलने पर टिकी थी। फिर मसल हेड ने हंटर को कुछ डेटा ट्रांसफर किया, जिससे वो हैरान हो गया। जब हंटर ने पूछा कि ये क्या है, तो मसल हेड ने गर्व भरे चेहरे से समझाया कि ये वो सभी लोग हैं जिन्होंने उसकी कंपनी से कर्ज लिया था और चुका नहीं पाए। उसने उन्हें जबरदस्ती अवेकन किया और उन्हें हंटर्स बना दिया। डैगर हंटर इन लोगों का इस्तेमाल कर सकता है और उसका काम है कि एक हफ्ते के भीतर इस फ्लोर पर कंट्रोल हासिल करे। जैसे ही मसल हेड जाने लगा, डैगर हंटर ने झुककर कहा कि काम हो जाएगा। फिर मसल हेड आखिरकार उस फार्मलैंड पर पहुंचा जो उसने और उसकी टीम ने स्योजुन के चेरी टोमेटोज को लगाकर बनाया था। लीड रिसर्चर ने मसल हेड का स्वागत किया और उस छोटे से फार्म को दिखाते हुए जहां मैजिकल चेरी टोमेटोज उगाए गए थे, उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ समझाया कि उन्होंने सफलतापूर्वक स्पेशल मैजिकल चेरी टोमेटोज उगा लिए हैं। चेरी टोमेटोज आखिरकार स्वस्थ रूप से बढ़ गए थे और पक गए थे, जो कटाई के लिए तैयार थे। उसने मसल हेड को अपने हाथों से पहला चेरी टोमेटो तोड़ने के लिए आमंत्रित किया। यह सुनकर मसल हेड एक दुष्ट मुस्कान के साथ चेरी टोमेटोज को घूरते हुए चिल्लाया, आखिरकार। इसके साथ उसने धीरे से एक चेरी टोमेटो तोड़ा और उसे कुछ देर घूरने के बाद कॉन्फिडेंस और एक उत्साहित मुस्कान के साथ एक बाइट लिया और चेरी टोमेटो को अपने मुंह में डाल लिया। उसने धीरे धीरे चेरी टोमेटो को कुछ देर चबाया, लेकिन तब कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। मसल हेड का पूरा चेहरा पीला पड़ गया और अचानक वो नीचे झुका और उल्टी करने लगा। उसने जो भी चेरी टोमेटोज चबाए थे सब बाहर निकाल दिए। सभी रिसर्चर्स और लीड रिसर्चर लेडी थोड़ा घबरा गए और मसल हेड के पास आए, पूछते हुए कि क्या वो ठीक है। फिर इससे पहले कि लाल बालों वाली लेडी कुछ कर पाती या कह पाती, मसल हेड अभी भी चेहरे पर दर्द के भाव लिए चिल्लाने लगा और सबको डांटने लगा, यहाँ आखिर हो क्या रहा है।
इस कंफ्यूजन ने सबको हैरान कर दिया। उनकी उलझन में जब लाल बालों वाली लेडी ने एक्सप्लेनेशन मांगा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो मसल हेड और भी जोर से चिल्लाने लगा। उसने एक चेरी टोमेटो उठाया और चिल्लाया, क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने साफ साफ चेरी टोमेटो की उल्टी की है? इसका मतलब है कि चेरी टोमेटो का स्वाद घटिया है। ये सुनकर लाल बालों वाली रिसर्चर लेडी ने मसल हेड के हाथ से चेरी टोमेटो लिया और उसने खुद एक बाइट लिया। बाकी सभी रिसर्चर्स ने भी एक बाइट लिया और बिल्कुल मसल हेड की तरह वो भी चेरी टोमेटो के स्वाद के कारण उल्टी करने लगे। लाल बालों वाली महिला भी सच में चौंक गई थी। कह रही थी कि उन्होंने सभी हाई क्वालिटी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया था और सब कुछ टॉप नॉच था। यहाँ तक कि अपनी लैब में उन्होंने अर्थ पर भी सफलतापूर्वक चेरी टोमेटो को उगाने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन वो इतना घटिया नहीं था। ये सब सुनकर मसल हेड को एहसास हुआ कि उसका सारा पैसा और करियर बर्बाद हो जाएगा अगर उसने मैजिकल चेरी टोमेटोज नहीं उगाए। वो पहले ही इस प्रोजेक्ट में भारी मात्रा में पैसा इन्वेस्ट कर चुका था। फ्रस्ट्रेशन में उसने जबरदस्ती कुछ चेरी टोमेटोज तोड़े और फिर उन्हें गुस्से में जमीन पर फेंक दिया। वो उन्हें पैरों से कुचलने लगा और जैसे ही उसने अपना पैर उठाया, जो उसने देखा वो दहशत और सदमे में आ गया। चेरी टोमेटो के अंदर एक भी बीज नहीं था। खैर, ये इसलिए हुआ क्योंकि सेओजुन के पास अपने द्वारा उगाई जाने वाली सभी फसलों के एक्सक्लूसिव राइट्स थे और दुनिया में कोई भी उसकी अनुमति के बिना उसकी फसलें नहीं उगा सकता था। इस बीच हम देखते हैं कि सेओजुन ऐसे सो रहा है जैसे कल होगा नहीं। उसका मुंह खुला है और लार टपक रही है। उसके ऊपर एक चोरी हो रही है। ऑक्स नंबर 1 चुपके से अंदर घुस आया। मूंगफली के बीजों के ऊपर रखे प्याज के पत्तों को देखकर एक दुष्ट मुस्कान के साथ उसने कुछ प्याज के पत्ते उठाए और उन्हें कुछ देर घूरता रहा। फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वो उन्हें चबाने लगा, इस बात से बिल्कुल अनजान की कुछ बुरा उसके पास आ रहा है। अब सीईओ 38 फ्लोर के अंदर एक झोपड़ी में बैठा था। उस चेरी टमाटो को घूर रहा था जिसे उसकी टीम ने 2nd फ्लोर पर उगाया था। चेहरे पर एक गुस्से वाला भाव था। वो चिल्लाया कि बिना किसी सीड्स के वो चेरी टमाटोज को रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे? उनकी ब्रीड इंप्रूव करना तो दूर की बात है, टेस्ट भी इतना खराब था जैसे डॉग पूप। फिर उसका फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा और सीरियस हो गया और अपनी ठुड्डी को पकड़कर सोचते हुए उसे अचानक कुछ याद आया। हमें 10 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब मसल हेड अपने ऑफिस से लौट रहा था और एक ब्लैक होल के अंदर खिंच गया। गलती से टावर में एंटर कर गया और एक प्लेयर बन गया। मसल हेड का सपना अमीर बनना था, सिर्फ अमीर नहीं बल्कि अर्थ पर जिंदा सबसे अमीर इंसान। वो तो इलॉन मस्क को भी अपना ड्राइवर बनाकर रखना चाहता था। टावर के अंदर उसने रियलाइज किया कि सूरज कभी नहीं डूबता और जमीन पर 24 घंटे धूप रहती है, जो हाई क्वालिटी सॉइल के साथ मिलकर फसलें उगाने के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट बनाता है। उसे एक ब्रिलियंट आइडिया आया। अर्थ का सबसे अमीर आदमी बनने की तरफ उसका पहला कदम टावर के अंदर हाई क्वालिटी क्रॉप्स उगाकर ग्लोबल फूड चेन में डोमिनेट करना और नंबर 1 बनना था। फिर टावर से लौटने के बाद उसने अपने सपने के बारे में अपने डैड को बताया और शक होने के बावजूद उसके डैड उसके सपने को फंड करने के लिए मान गए। फिर उसने अपने पिता की कंपनी का सारा पैसा लिया और टावर के अंदर फसलें उगाने का अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। उसने हाई क्वालिटी सीड्स और फर्टिलाइजर खरीदे, प्रोफेशनल फार्मर्स को हायर किया, उन्हें प्लेयर्स बनाया और फार्मिंग के लिए उन्हें टावर के अंदर गाइड किया। लेकिन चीजें उसके प्लान के मुताबिक नहीं हुई। कुछ महीनों और फसलों को उगाने की लाख कोशिशों के बाद भी उसके फार्म लैंड पर एक भी घास का तिनका नहीं उगा। फसल तो दूर की बात है। ये देखकर मसल हेड फ्रस्ट्रेटेड और डेस्परेट हो रहा था। वो जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया, मिट्टी को पकड़कर, और चिल्लाने लगा, पूछते हुए कि क्यों अपने पिता की कंपनी का सारा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद, सैकड़ों सीडलिंग मेथड्स ट्राई करने के बाद, हाई क्वालिटी सीड्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने और प्रोफेशनल्स को हायर करने के बाद भी एक भी पौधा क्यों नहीं उग रहा है? वो गुस्से में मिट्टी को जकड़कर जवाब मांग रहा था। फिर कुछ समय बाद एक इंसिडेंट हुआ। न्यूज में एक रिपोर्ट वायरल हुई जिसमें कहा गया कि टावर के अंदर अगर हंटर्स सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज होते हैं तो वो प्रेग्नेंट नहीं होंगे। किसी कारण से एक बार जब इंसान टावर में एंटर करता है तो उनका स्पर्म एक औरत को प्रेग्नेंट करने की एबिलिटी खो देता है। इस वजह से कई कपल्स को अपनी इच्छाओं के लिए टावर के अंदर जाते देखा गया। खैर, मसल हेड ने यह न्यूज सुनने के बाद रियलाइज किया कि यही सेम रूल फसलों पर भी लागू होता है। यही कारण था कि वो अर्थ की फसलें टावर के अंदर नहीं उगा पा रहा था। क्रॉप्स को फॉरेन ऑब्जेक्ट्स माना जाता था और वो भी उगने या रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी खो देते थे। इतना सब होने के बाद भी मसल हेड ने हार नहीं मानी। वो टावर के सभी मर्चेंट्स को ढूंढने के क्वेस्ट पर निकल गया और उनसे टावर के अंदर उगने वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल सीड्स मांगने लगा। उसकी थ्योरी ये थी कि अगर क्रॉप्स टावर के अंदर टावर की ही क्रॉप्स के सीड से उगाए जाएं तो शायद वो खुद फसलें उगा पाएगा। हालांकि उसकी निराशा के लिए सभी मर्चेंट्स ने नॉर्मल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेचने के लिए तो हाँ कर दी, लेकिन फसलों के सीड्स बेचने से मना कर दिया। उन्होंने समझाया कि क्रॉप प्रोडक्शन पर ग्रिड नाम के एक लालची और खतरनाक इंडिविजुअल ने मोनोपोली बना रखी है। हाँ, ये वही आदमी था जिसने थियो को ढूंढने और स्ट्रॉ हैट हासिल करने के लिए सिल्वर वुल्स को हायर किया था। सभी मर्चेंट्स ने उसे बताया कि वो सिर्फ फसलें बेच सकते हैं, सीड नहीं, वरना ग्रिड उन्हें मार डालेगा।
ये सुनकर मसलहेड पूरी तरह टूट गया और डिप्रेस्ड हो गया। पीले चेहरे और कोई ऑप्शन न बचा होने के साथ उसने अपने पिता की कंपनी का लगभग सारा पैसा इस्तेमाल कर लिया था, और जैसे ही वो अपने प्रोजेक्ट में फेल हुआ, उसके पिता ने उसे फेलियर घोषित कर दिया और उसकी लोहे की रॉड से 100 बार उसके आस पर मारा, और उसके पिता ने उसका नाम कंपनी से हटा दिया और उसे सड़क पर छोड़ दिया। बस उसी तरह टावर के अंदर एक फार्म बनाने का उसका सपना ब्रेड क्रम्स की तरह बिखर गया। अब प्रेजेंट में वापस आते हैं। मसलहेड गहरी सोच में डूबा हुआ था। उस चेरी टोमेटो को घूर रहा था जो वो सियोजुन के चेरी टोमेटो सीड से उगाने में कामयाब हुए थे। हाँ, वही जिसका टेस्ट डॉग एक्सक्रीमेंट जैसा था। तब मसलहेड अचानक अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ और उसने तुरंत चिल्लाना और अपने सभी आदमियों को ऑर्डर देना शुरू कर दिया कि 38 फ्लोर के सभी हंटर्स को अभी उसके सामने इकट्ठा करो। उसने टावर कॉइन से भरा एक बड़ा पाउच पटका जिससे सब चौंक गए। अपने चेहरे पर एक पक्के इरादे के साथ उसने अनाउंस किया कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसे कितना पैसा खर्च करना पड़े, वो टावर के अंदर फसलें उगाने में सफल होकर रहेगा। उन्होंने ई ग्रेड टमाटरों का इस्तेमाल किया और कम से कम एक फसल उगाने में प्रोग्रेस की, तो ये पॉसिबल है कि अगर वो डी ग्रेड क्रॉप्स के सीड्स का इस्तेमाल करके फिर से उगाने की कोशिश करें तो रिजल्ट्स अलग हो सकते हैं। चेरी टमाटो को घूरते हुए, उसे अपने हाथ में पकड़े हुए वो कहता रहा कि सभी के पास सिर्फ एक मिशन है, और वो है उस वॉन्डरिंग मर्चेंट कैट को ढूंढना और उसके पास मौजूद हर एक डी ग्रेड चेरी टमाटो को खरीदना। फिर एक मजबूत पकड़ के साथ उसने चेरी टमाटो को निचोड़ दिया और दुष्टता से हंसने लगा, कहते हुए कि वो अर्थ का सबसे अमीर आदमी बनने में जरूर सफल होगा, इलॉन मस्क को अपना ड्राइवर बनाएगा और अपने पिता को दिखाएगा कि वो एक बेकार बेटा नहीं है। इस बीच थियो खुशी खुशी केव में लौट रहा था, सोचते हुए कि वो आखिरकार फिर से अंकल थियो बन पाएगा। हालांकि उसने कुछ अजीब नोटिस किया। अनियन लीव्स जमीन पर बिखरे हुए थे। जांचने के लिए थियो ने एक अनियन लीफ उठाया और रियलाइज किया कि ये वाकई वो पौधा था जिसे सियोजुन ने केव के अंदर उगाया था। उसने सवाल किया कि ये पत्ते केव के बाहर क्यों पड़े हैं, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। थियो ने सभी अनियन लीव्स को इकट्ठा करने और केव पहुंचने पर सियोजुन से पूछने का फैसला किया। वो जमीन से एक एक करके अनियन लीव्स उठाने लगा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, वो अचानक किसी बहुत सख्त चीज से टकरा गया। जब थियो ने ऊपर देखा तो उसने एक बड़े ऑक्स को एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ देखा, मानो वो किसी चीज का आनंद ले रहा हो। ऐसा लग रहा था कि वो अनियन लीव्स में से एक को चूस रहा है। जैसे ही ऑक्स नंबर 3 ने थियो को नोटिस किया, वो नीचे मुड़ा और रियलाइज किया कि ये एक वॉन्डरिंग मर्चेंट है। उसने पूछा कि क्या थियो को कुछ चाहिए। थियो ने गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ ऑक्स नंबर 3 की तरफ अपनी उंगली उठाई और पूछा कि उसे वो पत्ता कहाँ मिला जिसे वो लॉलीपॉप की तरह चबा रहा है। ऑक्स नंबर 3 ने आराम से बैठे हुए कैजुअल टोन में सियोजुन की केव की तरफ अपनी उंगली उठाई और जवाब दिया कि उसे ये पत्ते जमीन पर पड़े मिले, इसलिए उसने उन्हें उठा लिया। ये सुनकर थियो ऑक्स नंबर 3 की तरफ उंगली उठाते हुए चिल्लाने लगा, कहते हुए कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अनियन लीव्स जमीन पर लापरवाही से छोड़े या फेंके गए हों। उसने सियोजुन को महीनों से ऑब्जर्व किया था, उसे इन अनियन लीव से उपयोगी चीजें बनाते हुए देखा था, फूड प्लेट से लेकर बाउल्स तक और यहाँ तक कि वैसियां यानी कि रोप्स तक। उसने सियोजुन को पूप करने के बाद इन अनियन लीव से अपना ऐस साफ करते हुए भी देखा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सियोजुन ने उन्हें बिना किसी कारण जमीन पर फेंक दिया हो। थियो ने ऑक्स नंबर 3 पर इन कीमती पत्तों को चुराने का आरोप लगाते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया। हालांकि ये सुनकर ऑक्स नंबर 3 भड़क गया। उसने ऐलान किया कि मिनोटार्स एक गर्वीला और सम्मानजनक क्लैन है और वो कभी कुछ चुराते नहीं। उसने अपना विशाल हाथ जमीन पर दे मारा, जिससे पूरा एरिया हिल गया और एक बड़ा गड्ढा बन गया। थियो इम्पैक्ट से हवा में ऊंचा उछल गया, लेकिन हमले से बचने में कामयाब रहा, खुद को कुचलने से बचा लिया। अभी भी गुस्से से उबलते हुए ऑक्स नंबर 3 गुर्राया। उसके सिर से नसें फूल रही थीं, कहते हुए कि भले ही थियो एक वॉन्डरिंग मर्चेंट है, अगर उसने ऑक्स नंबर 3 पर इन पत्तों को चुराने का आरोप लगाया तो वो उसे मारने से हिचकिचाएगा नहीं। ये मिनोटार क्लैन के गर्व पर सीधा हमला था। थियो डर से सुनता रहा, कांप रहा था और चेहरे पर चिंता के भाव थे। फिर थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए थियो ने कहा कि वो झूठ नहीं बोल रहा है और वो एक ईमानदार मर्चेंट है जो कभी झूठ नहीं बोलता। वो और हिम्मत के साथ खड़ा हो गया, अपने गर्व की रक्षा करने के लिए डिटरमिन्ड था। ऊंची आवाज में ऑक्स नंबर 3 की तरफ उंगली उठाते हुए उसने सुझाव दिया कि उन्हें सियोजुन के पास जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि क्या उसने सच में ये अनियन लीव जमीन पर फेंके थे या नहीं। इस तरह मामला बिना लड़े सुलझ सकता है। एक पल के लिए ऑक्स नंबर 3 ने थियो के नए साहस को सुना, फिर उसकी गुस्से वाली आंखें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी और उसने जवाब दिया कि यह वाकई एक अच्छा आइडिया है। वो जाने के लिए तैयार था और थियो को उसे सियोजुन के पास ले जाने के लिए कहा। थियो जोश से भरा हुआ सियोजुन की केव की तरफ रास्ता दिखाने लगा।
उसने ऑक्स नंबर 3 से रिक्वेस्ट की कि वो उसके पीछे आए और जब तक वो सियोजुन से बात साफ नहीं कर लेते हैं तब तक वो अनियन लीव्स को ना खाए या उनके साथ कुछ ना करे। ऑक्स नंबर 3 चुपचाप थियो के पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद वो आखिरकार केव के एंट्रेंस पर पहुंच गए। थियो गर्व से आगे बढ़ा, महसूस कर रहा था जैसे उसने कोई बड़ा काम किया हो। ऑक्स नंबर 3 के चेहरे पर एक चिड़चिड़ा एक्सप्रेशन था। वो थियो को घूर रहा था और सोच रहा था कि सियोजुन ने इन कीमती और जादुई ग्रास को जमीन पर सड़ने के लिए क्यों फेंक दिया होगा। हालांकि अचानक ऑक्स नंबर 3 अपने गालों को पकड़कर और चमकती आंखों के साथ याद करने लगा कि ऑक्स किंग ने वाकई उसे उस इंसान के बारे में पता लगाने का निर्देश दिया था जो ये जादुई ग्रास उगाता है। अब वो उस इंसान से मिलने वाला था और उसने कल्पना की कि ऑक्स किंग उसकी सफलता के लिए उसकी तारीफ कर रहा है और उसे इनाम दे रहा है। इस बीच हो रही घटनाओं से पूरी तरह अनजान सियोजुन आराम से सोता रहा। अचानक एक फिगर ने केव के एंट्रेंस से छलांग लगाई और सियोजुन के पेट पर लैंड किया, जिससे उसके मुंह से थूक निकल गया और वो जोरदार दर्द में झटके से जाग गया। कांपते हुए सियोजुन ने अपना पेट पकड़ लिया, सदमे से उभरने की कोशिश कर रहा था। थियो उसके पीछे खड़ा होकर सियोजुन पर चिल्लाया, उससे तुरंत उठने और उसके पीछे आने के लिए कहते हुए। थियो ने उत्साह से सियोजुन को बताया कि उसने कुछ कमाल का काम किया है और सियोजुन जब देखेगा कि उसने क्या किया है तो वो उसे जरूर इनाम देगा। हालांकि सियोजुन दर्द के कारण अपने गुस्से को काबू करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। एक पल के बाद दर्द थोड़ा कम होने पर सियोजुन ने अपना सिर थियो की तरफ घुमाया और पूछा कि क्या मामला है। मुस्कुराते हुए थियो ने एक्सप्लेन किया कि उसने एक चोर को पकड़ा है। सियोजुन अभी भी पीठ के बल लेटा हुआ थोड़ा कंफ्यूज था और उसने थियो से और साफ साफ बताने को कहा। थियो ने जिद की कि सियोजुन बस उसके पीछे चले और उसे जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे ही सियोजुन धीरे धीरे केव से बाहर निकला, उसे एक ऐसा नजारा दिखा जिससे वो चिंता के मारे पसीने से तरबतर हो गया। उसने एक विशाल भैंसे जैसा जीव देखा जो एक मॉन्स्टर जैसा लग रहा था और केव के एंट्रेंस को गुस्से से घूर रहा था। सियोजुन स्पीचलेस रह गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया जब उसने अपने सामने उस डरावनी मौजूदगी को देखा। कांपती हुई आवाज में उसने थियो की तरफ मुड़कर पूछा कि ये धाक जमाने वाला फिगर कौन था और क्या ये वही चोर है जिसका थियो ने जिक्र किया था। थियो सियोजुन के कंधे पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठा चुप रहा जब वो दोनों केव से बाहर निकले। थियो जमीन पर कूद गया और उस विशाल जीव ऑक्स नंबर 3 पर उंगली उठाते हुए चिल्लाने लगा कि ये ही वो चोर है और सियोजुन को फौरन उसे डांटना चाहिए। सियोजुन अभी भी हैरान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस विशाल भैंसे जैसे जीव का सामना कैसे करे। कंफ्यूजन में देखता रहा। थियो ने जल्दी से वो अनियन लीव्स उठाए जो ऑक्स नंबर 3 ने लिए थे और उन्हें चोरी का माल बताया। उसने उन्हें सबूत के तौर पर पेश किया, जिद करते हुए कि सियोजुन को उस जीव को उसकी हरकत के लिए डांटना चाहिए। सियोजुन ने तब रियलाइज किया कि ये तो वो अनियन लीव्स हैं जो उसने पीनट सीड फार्म पर नमी लॉक करने के लिए फैलाए थे। ऑक्स नंबर 3 ने अपना बचाव किया, जोर से चिल्लाते हुए कि उसने बस उन्हें जमीन से उठाया था क्योंकि वे फेंके हुए और बेकार लग रहे थे। उसने जिद पकड़ ली कि वो चोर नहीं है। अपनी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए सियोजुन ने अनुमान लगाया कि ये विशाल जीव ब्लैक मिनोटॉर था, वही जिसके बारे में मामा बियर ने उसे चेतावनी दी थी। ये साफ हो गया कि यही जीव पीनट फील्ड से कॉर्न लीव्स चुराने और ब्लू मून के दौरान फार्म में बड़े गड्ढे करने के लिए जिम्मेदार था। जब सियोजुन गहरी सोच में डूबा हुआ था, ऑक्स नंबर 3 गुस्से में चिल्लाता रहा, इस बात पर जोर देते हुए कि वो मिनोटॉर क्लैन का एक सम्मानजनक योद्धा है और कभी कुछ चुरा नहीं सकता। थियो सियोजुन के पास होने से हिम्मत पाकर भी चिल्लाने में शामिल हो गया, दावा करते हुए कि सियोजुन ने अनियन लीव्स को फेंका नहीं था और ऑक्स नंबर 3 ने उन्हें जरूर लिया है। सियोजुन असमंजस में खड़ा था, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। अपनी सोच के बीच सियोजुन को एक ब्रिलियंट आइडिया आया, लेकिन इससे पहले कि वो विस्तार से बता पाता, थियो ने बीच में टोकते हुए सियोजुन को चेयरमैन कहकर संबोधित किया। उसने सियोजुन से जल्दी करने और सच बताने का आग्रह किया कि क्या उसने सच में अनियन लीव्स को फेंक दिया था। सियोजुन ने जवाब दिया कि उसने उन्हें नहीं फेंका था क्योंकि वे बहुत कीमती थे और उनके कई इस्तेमाल थे। उसने समझाया कि उसने ग्रास को खेत पर फैलाया था ताकि पीनट्स को अच्छी तरह उगने के लिए नमी बनी रहे। ये खुलासा सुनकर ऑक्स नंबर 3 चौंक गया, उसका मुंह हैरानी में खुला रह गया। अब ऑक्स नंबर 3 तेजी से घबरा रहा था और वो हकलाते हुए सियोजुन को समझाने लगा कि उसने सोचा था कि ग्रास फेंक दी गई है, इसलिए उसने उसे ले लिया। वो खुद को कोसने लगा, सवाल करते हुए कि वो एक गर्विला मिनोटॉर कैसे गलती से कुछ ऐसा ले सकता है जो उसका नहीं था। उसने फिर विनम्रता से सियोजुन से माफी मांगी, ग्रास लेने में अपनी गलती को स्वीकार किया। हालांकि सियोजुन के दिमाग में अपना ही एक शातिर प्लान था। एक शातिर मुस्कान और बंधे हाथों के साथ उसने ऑक्स नंबर 3 को जवाब दिया, कहते हुए कि सिर्फ माफी के शब्दों से काम नहीं चलेगा। उसने ऑक्स नंबर 3 को याद दिलाया कि उसने सिर्फ इस बार चोरी नहीं की, बल्कि पहले ब्लू मून के दौरान भी उसके फार्म को बर्बाद किया था। सियोजुन ने कॉन्फिडेंस से अपना हाथ आगे बढ़ाया और ऐलान किया
कि ऑक्स नंबर 3 को उसे 100 टावर कॉइन्स का मुआवजा देना होगा, क्योंकि उसके बिजनेस को ऑक्स नंबर 3 की गलती के कारण नुकसान हुआ था और ये कीमत थी जो उसे चुकानी थी। तो गाइज, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। प्लीज कमेंट्स में एक पिंक हार्ट छोड़ दें और नेक्स्ट पार्ट लिखें। देखने के लिए धन्यवाद। बाय।